भूख लग रहा है उनको, बोलो जल्दी कर देंगे। एंसेस्ट्रल गोवा में आप सभी का स्वागत है। इस जगह को बिगफुट भी कहा जाता है। यहाँ पर सैकड़ों साल पहले एक ऋषि ने तपस्या करके देवताओं को इतना प्रसिद्ध किया कि उसे सीधे स्वर्ग में उठा लिया गया। इस व्यक्ति के पैरों के निशान यहाँ पाए जाने के कारण ही इस जगह का नाम बिगफुट पड़ा। 2 दशक पहले जो गोवा का चित्र था उसे एंसेस्ट्रल गोवा में आपके लिए दर्शाया गया है। आपके पीछे मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर जो कपड़ा है वो पंखे के रूप में इस्तेमाल होता था। खंबे पे बंधा हुआ यह गाढ़ा कपड़ा एक रस्सी से खींचकर हिलाया जाता था। हवा में हलचल होने से शीतल वातावरण बनता था। सामने आपको एक पालकी दिखाई देगी जो जमींदारों के परिवहन का साधन था। मालिक और मालकिन पालकी में बैठते और 4 समर्थ शरीर वाले कुम्हार पालकी को अपने कंधों या सिर पर उठाकर चलते थे। आपके आगे जो तस्वीर है वो संत मीराबाई की मूर्ति की है, जिसे केवल एक ही लैटराइट के पत्थर से तराशा गया है। एंसेस्ट्रल गोवा की अवधारणा करने वाले श्री महेंद्र अल्वारेस ने अकेले ही पारंपरिक औजारों के माध्यम से इस मूर्ति को रूप दिया। इनके परिश्रम और प्यार से बनी इस मूर्ति को भारत में एक ही लैटराइट के पत्थर से तराशी गई सबसे लंबी मूर्ति होने की मान्यता मिली है। अब कृपया बाहर चलकर सदियों पहले के गोवा का दृश्य अपनी आंखों से देखें। इस खास तैयार किए गए गांव से जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको साउंड सिस्टम के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। ध्यान से सुने और आपसे अनुरोध की गई जगह की ओर आगे बढ़ें। धन्यवाद। पुराण कथाओं के अनुसार पूरा कोकण प्रदेश समुद्र का भाग हुआ करता था। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने सह्याद्री पर्वत पर खड़े रहकर अरबी सागर में तीर मारा। उस स्थान तक समुद्र का पानी पीछे हट गया और कोकण सहित गोवा का निर्माण हुआ। इस भूमि के विधाता का सम्मान करने के बाद 7 सीढ़ियां चढ़कर जो यहाँ के मुखदोम या देखभाल करने वाले थे, जमींदारी के कामकाज और खाते लिखने के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता था। वर्तमान काल में खाते लिखने का काम अकाउंटेंट का है। कृपया आगे बढ़े। यहाँ पर प्रदेश में आपका स्वागत कर रहे हैं। नमस्ते, मैं दामिया, यहाँ का मछुआरा। पर आप लोग मुझे इस तरह घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? मेरे आदत की वजह से? अरे बाबा, ये तो हम गोवा वासियों का बरसाती चढ़ावा है। पूरी तरह ताड़ के पत्तों से बना ये चढ़ावा हमें बारिश के पानी से और कड़ी धूप से भी बचाता था। पूरी तरह प्राकृतिक होने की वजह से ये बायोडिग्रेडेबल भी था। क्यों, हम लोग सच में थे ना पर्यावरण के अनुकूल। वास्तव में गुजरे जमाने में हम गोवा वासी प्रकृति पर ही निर्भर थे। हमारे खान पान में भी प्रकृति से मिलने वाले उत्पाद का ही उपभोग होता था और हमारा सबसे मन भावन है मच्छी। आपकी दाहिनी तरफ थोड़ा आगे 2 मछुआरे जाल लेकर समुद्र की ओर जा रहे हैं। उनके कपड़ों से स्पष्ट एक हिंदू है और दूसरा क्रिस्ती। उन दिनों में हम काष्टी अथवा लॉइन क्लॉथ पहनते थे। पीछे जो दिख रहा है वो नमक की खान है। समुद्र का खारा पानी ऐसी ही खानों में छोड़ा जाता जहां तेज धूप में पानी बाष्पित होकर नमक पीछे रह जाता। अब आप आगे बढ़कर पिड्डू से मिलिए। करेगा अरे आप सबको बिट्टू का नमस्कार। मैं गोवा की मच्छी बेचने बड़ा बड़ा होने वाली मैं घर घर जाकर अरे बड़ा बड़ा होता हो मेरे कपड़ों से बड़ा ही विशिष्ट खुले हुए आस्तीन का ब्लाउज
और स्पष्ट आकृति की फैली हुई स्कर्ट। ये भाग उस जमाने के कुछ घरों और व्यवसायों को दर्शाएगा जो समुद्र तट के पास होते थे। पीछे देखिए वहाँ पे नारियल छिलने वाले काम पे लगे हैं। इस आसान से उपकरण को यहाँ पे जिस पर छिलकर ये कितने साल का पुराना है? नारियल की पहले का जगह जमाने पे का था। ये नारियल पहले का है? ना ये वैसा काम करते थे ना। बनाई जाती है। कितने साल का? जैसे कि चटाई वगैरह। यहाँ अलमारी में कुछ उपकरण वो नहीं, ये कितने साल का है? जिनका उपयोग अभी पेड़ से अरे नारियल तो अभी होगा ना, नारियल थोड़ी 15 साल पुराना का होगा इधर। बाकी कामों के लिए होता था। थोड़ा आदमी का वजन बोल समुद्र के तट पर होती थी। जोरदार हवाओं को झेल कर भी खड़ी रहने वाली ये मजबूत झोपड़ी पूरी तरह नारियल के वृक्ष से मिलने वाली चीजों से का सारा कामकाज इसी झोपड़ी में होता था। देखिए उनके द्वारा इस्तेमाल होने वाले उपकरण जैसे नाव की दान, लंगर और जालों को सीने के लिए इस्तेमाल होने वाली खास ये क्या है? लकड़ी की सुई। मछुआरों के संरक्षक संत एंथनी की तस्वीर प्रधान रूप से झोपड़ी में प्रदर्शित है। संत एंथनी की देव आराधना करने के बाद ही मछुआरे समुद्र में प्रवेश करने का साहस करते थे। कृपया कुछ सीढ़ियां चढ़ के गांव के अंदरूनी भाग का नजारा देखें, जहां किसान और पूरा वीडियो डाल सुना सीढ़ियां चढ़ने के बाद दाहिनी ओर जुआओं का घर है, जिसकी दीवारें मिट्टी की बनी हैं और फर्श पर गोबर का लेप लगा हुआ है। परंपरा अनुसार जो कपड़े वो पहनते हैं वो बालकनी में लटकाए हुए हैं। महिलाओं का कापड़ और पुरुषों की काष्टी। एक ही आकृति में पाया जाने वाला ये कापड़ 3 रंगों में पाया जाता है। जुआओं की पत्नी कातरीन लाल रंग का कापड़ पहनकर बालकाओं में बैठी चावल चुन रही है। गोवा में किसान संतुष्ट रहता था। उसके होठों पे गीत और दिल में उमंग भरी रहती, जिसे वो गानों से अभिव्यक्त करता था। उसके गानों को संगत देता उमट, एक प्रकार का तबला जिसे मिट्टी के मटके के एक भाग को चमड़ी से ढककर बनाया जाता था। उमट का इस्तेमाल हर धर्म और जाति के उत्सवों में होता है। वहाँ पे ऊपर एक हाथ में नारियल के अर्क से भरा हुआ बर्तन और दूसरे में घास डराती है, जिससे वो ऊपरी पत्तों को तराशता है। इस नारियल के अर्क से गोवा का आरभूत होती है। आपके पीछे देखिए यहाँ पे गौशाला। जमीन खोदने के सारे उपकरण जैसे हल, मिट्टी बराबर आदि यहाँ प्रदर्शित हैं। हर गाय या बैल के गले में अलग कछुआ उधर है, ताकि किसान उन्हें घंटी की आवाज से पहचान सके। क्या आपकी नजर कांच के गिलास में रखी हुई बीड़ियों पर पड़ी? ये अलग अलग प्रकार की बीड़ियां कटहल, केले या कूड़ों के पत्तों में तंबाकू को लपेटकर बनती थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हर गौशाला के ऊपर कछुए का कवच रखा जाता था। मान्यता ये थी कि इस कवच का पशुओं पर शांत प्रभाव पड़ता था। ये मटका जो आप देख रहे हैं ये मामूली नहीं है। इसे कोंकणी में कोड़बा कहते हैं। मिट्टी और गोबर का लेप लगाया हुआ ये मटका थर्मस का काम करता है। इसमें कंदी डालकर खेतों में लेकर जाते थे, ताकि कठिन परिश्रम करने वाला किसान गरम नाश्ता कर सके। गौशाला के बाजू में घास का अंबार है। घास के अंबार के आमने सामने काजू फेनी की भट्टी है। घर के सदस्य काजू का फल दिन में 2 बार इकट्ठा करते और औरतें काजू को फल से अलग करती। आदमी उन्हें अपने पैरों के नीचे कुचलकर रस मटकों में भरते। किण्वित रस को एक बड़े मटके में डालकर उबाला जाता है और उससे उठने वाली वाष्प को छोटे मटके में संयमित किया जाता है। इस मटके को पानी डालकर ठंडा किया जाता है, तब जाके पहला सारबूत पूराक बनता है, जो एक हल्की शराब है। इसे खासकर गर्मी के महीनों में पिया जाता है। पूराक को एक बार फिर जब और किण्वित रस से मिलाकर उबालते हैं, तब जो दूसरा सारबूत होता है उसे काजू फेनी कहते हैं। यह काफी तेज शराब होती है।
काजू के बीज को फेंक कर फोड़ते हैं और अंदर का तत्व निकालते हैं, जैसे कि ये हरी साड़ी वाली महिला कर रही है। जो कवच बचते हैं उनसे तेल निचोड़ा जाता है। इस तेल को लगाकर नावों को जल रोधक बनाया जाता था। आपकी